गुड इवनिंग। आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? गुड इवनिंग सर। यस सर। ओके। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पहले पूछ लीजिएगा। सर ये जो था ना कि ये शुंग राजवंश, ये मौर्य इसके बाद आया था सर, हाँ हाँ मौर्य शासक के बाद आया हाँ। था। हाँ, आपको बताना कि इनका अंतिम जो सीक्वेंस। हाँ अंतिम जो हाँ। मौर्य शासक थे उनको हत्या करके पुष्यमित्र शुंग शासक बने थे। अंतिम मौर्य जिसको बृहदत्त ओके पता। सर। हाँ, उनके हत्या करके बने। ओके सर। उनके सेनापति थे, ओके कमांडर सर। ऑफ चीफ। देखिए, ओके। शुंग वंश के बाद आप लिखिएगा गुप्ता राजवंश या गुप्त राजवंश, डायनेस्टी। कोई भी सवाल होगा तो आप लोग पूछिएगा। देखिए, इस गुप्त जो साम्राज्य है, इससे पहले दो तीन चीजों को आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। एक तो है जैसे हमारे कैलेंडर होते हैं ना, कैलेंडर। तो भारत में कैलेंडर को संवत कहा जाता है। संवत सुनिए, आपने सुना होगा विक्रम संवत, आपने सुना होगा शक संवत, गुप्त संवत। ये तीन को जानना बहुत जरूरी है। इससे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये विक्रम जो संवत है ना, ये 57 या 58 बीसी से शुरू होता है। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले ये संवत चल रहा था। हमारे देशों में जो गणना होती है तारीखों की, वो इससे की जाती है। आप लोगों ने देखे होंगे शादी ब्याह में जब पंचांग वगैरह मिलता जाता है या पूजा पाठ में, तो उसी समय क्या होता है, इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको समझ लीजिएगा। इसको देखिए, शुरू किया था उज्जैन के शासक जिसका नाम था विक्रमादित्य। उज्जैन के शासक जिनका नाम था विक्रमादित्य, उन्हीं के नाम पर। देखिए, इनके जो बड़े भाई थे, इन्होंने क्या है, जो हर की पेरी आप जो देखते ना हरिद्वार में, जो हर की पेरी है, जो हर की पेरी भी इन्होंने बनवाया था। ये अपने बड़े भाई के याद में बनवाया था। कौन सा बना था? हर की पेरी, जो हरिद्वार का जो मेन पेरी का मतलब सीढ़ी होता है। तो हर की पेरी भी क्या, यही विक्रमादित्य बना था। और कहाँ का शासक थे? उज्जैन के शासक थे। आप लोगों ने कहानी सुना होगा विक्रम बेताल की कहानी, वो भी क्या इसी से संबंधित है, कहानी है। या आप लोगों ने कहानी और सुना होगा एंजल्स की कहानी, कि ऐसा एक दिव्य कुर्सी था, चेयर था, जिसमें एंजल्स लगे हुए थे। जो भी उस कुर्सी पे बैठते थे तो वो न्याय ही बोलते, उनके मुंह से क्या होता है, न्याय शब्द निकलता था। और ये जो विक्रमादित्य है, उज्जैन का शासक है, एक बात और समझिए, ये क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला पहला भारतीय शासक है। समझिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि, की विक्रमादित्य क्या है, एक उपाधि है, टाइटल है, ये किसी का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था? विक्रम, उज्जैन के शासक विक्रम। उसका वास्तविक नाम क्या था अभी किसी मालूम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है आपका शक संवत। ये शुरू होता है 78 एडी। हमारे देश में है, हम जो पंचांग का यूज करते हैं ना, या हिंदू कैलेंडर जिसे आप कहते हैं, हिंदू कैलेंडर या पंचांग जिसे कहते हैं, पंचांग जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, ये शक संवत पे चलता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इस कैलेंडर के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार या हिंदी कैलेंडर के अनुसार, पहला महीना कौन सा होता है? चैत का होता है। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा गया है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है? चैत का महीना है, जिसे भारत में हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो चैत महीना क्या है, ये शक संवत के आधार पर क्या था, होता है। और ये शक संवत शुरू किया था एक शासक था जिसका नाम है कनिष्क ने शुरू किया था।
इसको शुरू किसने किया था? कनिष्क ने शुरू किया था। और गुप्त संवत क्या है? 200 200 सॉरी 300 होगा, 300 की जगह 319 बीस से माना जाता है एडी। और इसको जो शुरू किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। इसलिए मैंने आपको लिखवा था कि ये जो संवत है, ये 3 संवत कम से कम याद रखिएगा। आप लोग देखिए कहीं पे शिलान्यास किया जाता है तो देखिए उसमें डेट जो लिखी जाती है ना, उसमें देखिए इन चीज़ों का उल्लेख करते हैं। या आप संविधान को जब पढ़ते देखिएगा उसी में भी क्या होता है, ये शब्द आप लोगों को दिखाई देता है। या आप लोग कभी पूजा-पाठ पे या शादी में जब मुहूर्त निकाला जाता है, तो इसी कैलेंडर को देख के क्या होता है, ये जो भी कर्मकांड होते हैं उसी को डिफाइन किया जाता है। उसमें अलग-अलग नक्षत्र वगैरह-वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ इसी में डिफाइन किया जाता है। इनको याद रखिएगा। गुप्त संवत किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। शक संवत किसने शुरू किया था? कनिष्क ने शुरू किया था। विक्रम संवत किसने शुरू किया था? विक्रमादित्य ने शुरू किया था। ठीक है? देख कभी-कभी पूछते ना शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? तो आप लोग जरा बताइएगा शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? अंतर बता दीजिए आप लोग जरा देखते हैं। मैथमेटिक्स पढ़े होंगे आप लोगों ने। शक संवत और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्ष का अंतर है? अधिकतर लगा लोग गलत निकाल देते हैं, तो गलत मत निकालिएगा। नहीं निकल पाया अभी तक। देखिए बीसी और एडी जब होता ना तो आपस में इसको जोड़ते घटाते नहीं है। देखिए जहाँ पे बीसी और एडी को जोड़ना होता है या उसका बीच का अंतर निकालना था तो उन दोनों को जोड़ते हैं और एडी एडी के बीच का अंतर निकालने पर घटाते हैं। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? लगभग 135 वर्ष होता है। इसको जोड़ के देखिएगा लगभग 135 वर्ष होता है। तो इसका अंतर कितना होता है? 135 वर्ष होता है। क्योंकि बीसी और एडी को जब हम अंतर निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं? जोड़ना पड़ता है। और एडी और एडी से अगर उसको अंतर निकालना होता है तो घटाना होता है या बीसी से बीसी को अगर हमें अंतर निकालना होता है उसमें घटाना होता है। एक ही तरह के राशि को घटाते हैं तो अंतर आ जाता है और ये एक ही तरह की राशि नहीं है तो समझ लीजिएगा। तो गुप्त गुप्त राजवंश को समझने से पहले ये जरा पंचांग जो है हिंदू नववर्ष वाला चैत्र महीने वाला ये हमेशा याद रखिएगा। ये हमेशा क्या है पूछा गया है, समझिएगा। अब देखिए गुप्त वंश के संस्थापक, फिर इसके संस्थापक को श्रीगुप्त कहा जाता है। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। इन्होंने गुप्त वंश देखिए ये पहले क्या था जो कुषाण वंश है उनके सामंत थे। बाद में क्या होता है ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इसका जो प्रथम प्रतापी राजा, प्रथम शक्तिशाली राजा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम क्या है? पहला शक्तिशाली राजा था। तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या है? इसके पहले शक्तिशाली राजा हुआ और इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? महाराज और महाराज अधिराज की उपाधि। दूसरा शासक बनता है समुद्रगुप्त। आप लोगों ने समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा। समुद्रगुप्त इस वंश का यानी कह सकते हैं गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा था। देखिए इन्हें क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन या कविराज। भारत का नेपोलियन या कविराज इन्हें कहा जाता है। दूसरी बात क्या है? चलिए आप लोग बताइएगा हमारे देश का यानी भारतीय कल्चर का
सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं? सर सितार। सितार नहीं, सितार तो बहुत बाद में बना है। नहीं वो वीणा, जो वीणा सरस्वती जी है। का है। तो इन्होंने क्या था कि देखिए सरस्वती का तो कल्चर में है ना, वो सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो सबसे पहले समुद्र का क्या था, बीना बजाते हुए फोटो यानी एक चित्र पाया गया है। बीना बजाते हुए चित्र पाया गया है। यानी अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त क्या है, पहली बार बीना बजाते हुए देखा गया था, समझिएगा। और जानते हैं जो औरंगजेब थे ना, औरंगजेब भी बीना बजाते थे, बहुत उनका महारत था बीना बजाने में। तो बीड़ा क्या है, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए देखिए कभी भी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हर सेगमेंट को याद रखिएगा, ऐसे जानना भी चाहिए। जो बीड़ा है ये क्या है, भारतीय संस्कृति का या आर्ट एंड कल्चर का अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन इंस्ट्रूमेंट है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे कह सकते हैं वो है बीड़ा, जो आप सरस्वती माता जी के पास देखे होंगे उनके। तो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कविराज भी कहा था, क्योंकि ये कविताएं भी लिखते थे, धनेगा। इनके दरबार में इसका एक दरबारी थे, उनका नाम था हरिसेन। दरबारी का नाम क्या था, हरिसेन। हरिसेन ने क्या है, एक लेख लिखा था जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें क्या है, जो समुद्रगुप्त के जो विजय था, समुद्रगुप्त के विजय को क्या कहा गया है, धर्म विजय कहा गया है। देखिए जब लोगों के बीच में विश्वास कायम करना है तो धर्म एक ऐसा चीज है जिससे लोगों में जल्दी लोग उसको मान लेते हैं। तीसरी बात क्या है, समुद्रगुप्त ने, हाँ जी, समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को लगभग जीत लिया था, दक्षिण भारत तक उन्होंने जीत लिया था। कहाँ तक जीत लिया था, दक्षिण भारत तक उन्होंने जीत लिया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के जो जीता गया था, इसलिए क्या होता है, इनको इन्होंने गरुड़ चिन्ह से सिक्के चलवाए। गरुड़ क्यों था, क्योंकि ये किसके भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। और विष्णु के किस अवतार का, बराह अवतार का। हम लोग बराह अवतार जानते हैं, तो अधिकतर जो मौर्य राजा हुए ये विष्णु के बराह अवतार को क्या है मानते थे। तो और विष्णु जी का सवारी क्या है, गरुड़ है, तो उसी के चिन्ह लगाए थे धनजीरा। तो ये हो गया आपके समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए समुद्रगुप्त के बाद और चंद्रगुप्त सेकंड के मध्य में एक राजा और बनता है जिसका नाम है रामगुप्त। छोटा, बहुत ही कम समय के लिए रहा था रामगुप्त। रामगुप्त क्या, समुद्रगुप्त के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। लेकिन क्या है, इसके समय पे शक, एक जनजाति है शको, शकों का आक्रमण हुआ था भारत में। देखिए मेनली चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के समय भी हुआ था, लेकिन शकों का आक्रमण रामगुप्त के समय ज्यादा हुआ था। इनकी पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। शकों ने इनको क्या है, इनको बंदी बना लिया था। आप लोगों ने कहानी सुना होगा। बाद में इनका भाई था, छोटा भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये शक राजा को मार के ध्रुव स्वामिनी को आजाद कर दिया और अपने भाई की हत्या कर दी। और हत्या करके ये क्या बन गया, शासक बन बैठा। और ध्रुव स्वामिनी से क्या किया इन लोगों ने, विवाह कर लिया। धन से। तो उसी बात चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। किसकी उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। धन्यवाद। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये जो घटना है ना, इसका उल्लेख हमें मिलता है, एक बुक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। इस घटना का
उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। सुन रहा हूँ, बताइए, आप बताइए। सर आप प्लीज यहाँ से रिपीट कर सर यहाँ से रिपीट कर दीजिए धर्म सर अच्छा यहाँ से रिपीट कर दीजिए ये चंद्रगुप्त ये ध्रुव स्वामिनी से थोड़ा एक बार। ठीक है, ठीक। देखिए, रामगुप्त के पत्नी का नाम क्या है? ध्रुव स्वामिनी। रामगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी। और रामगुप्त के समय पे क्या है? शक एक जनजाति है, मतलब एक शासक वर्ग थे। उन्होंने ध्रुव स्वामिनी को बंदी बना लिया था। किसको बंदी बना लिया था? ध्रुव स्वामिनी को बंदी बना लिया था। बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, हाँ, रामगुप्त के भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड, इन्होंने क्या किया? जो शक राजा थे उनको हरा दिया। हराने के बाद ध्रुव स्वामिनी को आजाद कर दिया। आजाद करने के बाद क्या है? उन्होंने रामगुप्त अपने बड़े भाई को मार दिया, मतलब युद्ध में उसको हत्या कर दी। और हत्या करके खुद गुप्त शासक बन गए और जो ध्रुव स्वामिनी थी उनसे विवाह कर लिया। ये कहानी है, इसमें कहानी में मत जाइए, एक कहानी बनाना पड़ता है, कहानी है तो कहानी में मत जाइए, उसमें नहीं पूरा। जो मेन मेन कैरेक्टर है उसको पूछा जाता है कहानी का। तो ध्रुव स्वामिनी मेनली पत्नी किसकी थी? रामगुप्त की पत्नी थी। इनको बंदी किसने बनाया था? शकों ने इसको बंदी बनाया था। और इसको छुड़वाया किसने था? चंद्रगुप्त। आप लोगों ने कहानी भी देखे होंगे, महिला की भेष में क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है शक शिविर में और राजा को मार के फिर क्या था, उनको मुक्त कर लेते हैं। ये सब सीरियल बन चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, बहुत सारे सीरियल बने हैं इन पर। ये जितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुक है ना भारत के, ये सभी में सीरियल बने हुए हैं। लेकिन लोग कौन कितना देखे है उस पर निर्भर करता है। अधिकतर सीरियल बनता है। ये जो कहानी है ना, ये कहानी समझ लीजिएगा उस समय, तो ये देवी चंद्रगुप्तम एक बुक है, उसी पे मिलता है। एक बुक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम, तो उसी में इस घटना का उल्लेख मिलता है। इतना समझ लीजिएगा, इस घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है? देवी चंद्रगुप्तम नामक एक बुक में मिलता है। ये बुक का नाम है। देखिए, चंद्रगुप्त ने कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य। और आपको बता था कि पहला विक्रमादित्य कौन थे? उज्जैन के शासक। उसका वास्तविक नाम क्या है, किसी को मालूम नहीं है। देखिए, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें शकारी कहा जाता है। शकारी का मतलब है शक, और अरी का मतलब क्या होता है? दुश्मन, यानी शकों के दुश्मन। इनको क्या कहा जाता है? शकारी कहा जाता है, शकों के दुश्मन। इनके दरबार में नव नौ रत्न रहते थे, जो कवि और अच्छे अच्छे लेखक थे, जैसे कालिदास हो गया, ध्वांतरी हो गया, ठीक है, जो उस समय के बड़े बड़े कवि थे वो उनके दरबार में थे। और इसमें मेनली कालिदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या है? कला के बहुत कला प्रेमी थे। क्या है? कला। इनके समय पे अधिकतर जो हिंदू मंदिरों का विकास हुआ, जो मंदिर शैली जिसे कहते हैं ना, मंदिर शैली और मूर्ति कला शैली का विकास इनके समय में बड़े पैमाने हुआ। यानी कला प्रेमी थे तो ऑटोमेटिक इनके समय पे होगा। तो धंधेगा इनके समय पे इन सारी चीजें। इन्होंने क्या है? अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ किया था। आपको पता है कि अश्वमेध यज्ञ क्या था? एक प्रकार का आर्थिक कार्यक्रम था। तो राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। समझिएगा। उसके बाद क्या है? इन्होंने जो सिक्के चलाए थे, यानी जो क्या था, एक तो गरुड़ सिक्का चलाया था और एक चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के, जिसे रुपया कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस गुप्त शासक ने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। अगर आपसे पूछा जाए किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के, सिल्वर के कॉइन चलाए थे, तो वो क्या हो गया आपका? चंद्रगुप्त सेकंड। तो देखिए उसमें कॉइन, देखिए कॉइन चलाने का मतलब केवल आर्थिक नहीं होता है। कॉइन चलाने का मतलब होता है राजनीतिक होता है, कि जहां जहां पे कॉइन पाया चलेगा तो वहां पे क्या था, उस राजा का अधिकार माना जाता था पहले। ये बहुत एक तरह से क्या है, व्यवस्थित था वो सब। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र बनता है कुमारगुप्त। इसको कुमारगुप्त प्रथम कहा जाता है। इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय बना।
विश्वविद्यालय। जो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? आपका कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। और ये विद्यालय कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में ये विद्यालय स्थित है। और इसमें कौन-सा अध्ययन होता है? इसमें महायान संप्रदाय का अध्ययन होता है। महायान जो संप्रदाय है, उसका क्या होता है? महायान संप्रदाय का अध्ययन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ये बौद्ध थे। इनके समय पे एक था, श्रीलंका के राजा था मेघवर्धन। उन्होंने बोध गया में एक चैत्य बनाया था। तो इसके समय पे क्या बना था? बोध गया में मेघवर्धन ने क्या बनाया था? चैत्य का निर्माण करवाया था। श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध विहार का निर्माण किया था। किया था। दूसरी बात, इनके समय में क्या होता है? सबसे अधिक अभिलेख स्थापित किया गया था। अभिलेख स्थापित किया गया था। इनके समय में क्या सबसे अधिक अभिलेख स्थापित किया गया था। और एक अभिलेख बनाया गया था जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एरन अभिलेख कहता है। इस एरन अभिलेख में सबसे पहले लिखित रूप में सती प्रथा का उल्लेख किया गया। एरन अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया? सती प्रथा का उल्लेख किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो सती प्रथा का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एरन अभिलेख। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका पुत्र होता है स्कंदगुप्त। इसके पुत्र का नाम क्या है? स्कंदगुप्त। देखिए, जो स्कंदगुप्त है, ये क्या है? कार्तिकेय, जो शिव पुत्र है, कार्तिकेय के उपासक थे। जो शिव के पुत्र है कार्तिकेय, उनके उपासक कौन थे? स्कंदगुप्त। इसके समय पे भारत में हूणों का आक्रमण, हूण आक्रमण हुआ था। हूण एक मध्य एशिया के जनजाति था। हूण आक्रमण हुआ था। हूण क्या है? एक प्रकार के जनजातीय शासक थे, मारकाट करते थे, उनका आक्रमण हुआ था। तो स्कंद, और इन्होंने एक मंदिर बना था, बहुत ही फेमस मंदिर है, इसे भीतरी गांव का मंदिर कहा जाता है। अभी बताऊंगा मंदिर के बारे में आपको, तो यहाँ बताओ। तो ये भी क्या है? बहुत ही फेमस मंदिर है। तो स्कंदगुप्त के समय पे किया गया था। उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद क्या होगा? मौर्य शासक कमजोर पड़ गए थे और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन होना शुरू हो गया। डिक्लाइन के बहुत सारे कारण हैं, वो आपको जानना जरूरी नहीं है। वो जब जिसको लिखना होता है उसको जानना होता है, तो समझिएगा। तो इसके बाद क्या होता है? इनके शासक वर्ग कमजोर हो गया था। उसके उत्तराधिकारी या जो सक्सेसर थे वो कमजोर हो गया, और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य क्या है? तो स्कंदगुप्त तक की क्या है? शक्तिशाली शासक थे। मौर्य कह रहा हूँ, गुप्त साम्राज्य शक्तिशाली थे। उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद जितने शासक हुए वो कमजोर होते गए, और धीरे धीरे क्या होगा? मौर्य कह रहा हूँ, गुप्त साम्राज्य डट। अब देखिए, इसका क्या है? मौर्य साम्राज्य का जो कला और संस्कृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो कला संस्कृति में पहला है क्या है? साहित्य। साहित्य पर बल देन है। देखिए,
इनके समय पे साहित्य का क्या विकास हुआ? सबसे पहले कालिदास जी का बारे में समझ लीजिएगा। कालिदास बताइए उत्तराखंड में कहाँ रहते थे वो कालिदास जी? कहाँ पे लिख के शकुंतलम लिखा था, अभिगम शकुंतलम? आप लोग बताइएगा, उत्तराखंड में बैठे लिखे थे कालिदास ने? उत्तराखंड के कहाँ पे लिखे थे? देखिए इतना मालूम नहीं होगा तो कैसे होगा। उत्तराखंड में कण्व आश्रम कहाँ पे है? उत्तराखंड में देखिए प्राचीन समय में दो आश्रम बहुत फेमस था, एक कण्व आश्रम और एक बद्रिक आश्रम। दोनों, हाँ अभी तक जितने भी शासक थे सब गुप्त शासक थे। गुप्त शासक बता रहा हूँ, जितने भी शासक है सब गुप्त शासक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कण्व आश्रम है एक और एक है आपका बद्रिक आश्रम। कण्व आश्रम आपका पोरी गढ़वाल में है। कहाँ पे है? पोरी गढ़वाल, माली नदी के तट पर है। पोरी गढ़वाल में माली नदी के तट पर क्या है? कण्व आश्रम है। तो ये कहाँ के थे मेनली? कण्व आश्रम में रहे। और कण्व आश्रम कहाँ है? उत्तराखंड। आप लोधी, ये जो कण्व आश्रम है ना, इसकी जो मेन जो स्थापना किया था ऋषि विश्वामित्र ने किया था। आप लोगों ने अभिज्ञानम शकुंतलम की कहानी सुनी होंगे, यानी देखे होंगे नाटक रूपायन सब। उसमें जो शकुंतला थी, शकुंतला विश्वामित्र ऋषि और जो मेनका जो अप्सरा थी उनकी लड़की थी, मतलब उनकी पुत्री थी। बाद में जो मेनका उसको छोड़ के जब चली जाती है तो वहां पे कण्व ऋषि क्या है था, उनका लालन पालन करता है, मतलब पाल पोसते हैं। बाद में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जब आते हैं तो उनको पसंद आता है, फिर शादी कर लेते, फिर वो कहानी होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर वो कहानी शुरू होता है। तो ये ऋषि, और एक बात हटिका, यही कर्म आश्रम में बैठे बैठे क्या है, जो विश्वामित्र ऋषि थे उन्होंने गायत्री मंत्र का रचना किया था। और उन्होंने अलग से स्वर्ग बनाने का भी कल्पना किया था, लेकिन वो बन नहीं पाया, वो अलग बात है। क्योंकि ऋषि विश्वामित्र को क्या है, ये क्षत्रिय थे और ब्राह्मणों से ये बहुत जलते थे कुल मिला के। तो ध्यान रखिएगा। तो कालिदास का जो बुक है, कौन कौन सा साहित्य में, ये कालिदास क्या है, जो संस्कृत में जो पद्य होते हैं ना, पद्य, उसको उनमें महारत हासिल है इनको। पद्य मतलब जिसको आप पोएट कहते हैं। और आगे एक और आपको व्यक्ति का नाम बताऊंगा जिसका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट क्या, पद्य के बहुत बड़े जनक थे। गद्य और पद्य होते हैं ना, तो ये क्या है, पद्य के बहुत जनक थे, वो गद्य के बहुत बड़े जनक थे। और कालिदास को क्या आता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किनको? कालिदास। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सा बुक लिखे पहले समझ लिया। एक है अभिज्ञानम, शकुंतलम, ये दुनिया का कालिदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। दूसरा है आपका रघुवंशम। तीसरा है आपका मालविका अग्निमित्रम। तीसरा है ऋतु संहार। और एक है मेघदूतम। ये अच्छी अच्छी कहानियां हैं, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ लीजिएगा, बहुत नॉलेजफुल सब है। और ये सब सिंगर रस पे लिखा है। सिंगर मतलब सहयोग सिंगर और वियोग सिंगर पे लिखा है, अधिकतर वियोग सिंगर पे लिखा हुआ है। कुछ रघुवंशम को छोड़ के इसमें भी है, लेकिन सब में क्या है, अधिकतर वियोग सिंगर है। मेघदूतम तो बहुत ही फेमस वियोग सिंगर वाला है। मेघदूतम और क्या है आपका अभिज्ञानम शकुंतलम।
इसमें बहुत सारा वियोग श्रृंगार इसमें बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है। चलिए वो अलग बात है। ये कालिदास का याद रखिएगा, कालिदास के ये सारे ग्रंथ पूछे जाते हैं कालिदास के। दूसरी बात है पंचतंत्र, ये एक बुक का नाम है और इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने। इसने लिखा है विष्णु शर्मा। ये क्या है, नैतिक शिक्षा पर आधारित है, मोरल एजुकेशन पर आधारित। आप लोग स्कूल में अगर पढ़ाते होंगे तो इन सारे कहानियों को पढ़ाते होंगे, जैसे प्यासा कौआ, खरगोश और लोमड़ी, अरे खरगोश और कछुआ का जो दौर है, चालाक लोमड़ी, ये सारे कहानी जो आपको दिखता है वो सब क्या है, ये पंचतंत्र की कहानियां हैं। तो आजकल देखिए वो चंपक के नाम से इसका नया रूपांतरण हो रहा है। ये नैतिक शिक्षा पर है। और एक बात नहीं, ये जो पंचतंत्र जो पुस्तक है ना, सबसे अधिक विदेशी भाषा में प्रकाशित होने वाला पुस्तक है। भारत का एकमात्र ऐसा पुस्तक है जो सबसे अधिक विदेशी भाषा में इसको अनुवादित किया गया, यानी ट्रांसलेट किया गया। नैतिकता की बात बताई जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो यह है आपका पंचतंत्र। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, यह विशाखा दत्त रचना है। किराता अर्जुनियम, भारवी। ये किराता अर्जुनन में क्या है कि किस तरह से कृष्ण जी का मौत हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था, उसके बारे में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये क्या है आपके किराता अर्जुनन में। उसके बाद सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट जी का है। उसके बाद है बृहत संहिता, बारह मिहिर का है। उसके बाद ध्यान लिख लीजिएगा, लीलावती, भास्कराचार्य का है। जो गणित के बहुत बड़े, आप लोग गणित पढ़ते होंगे तो इनका बहुत सारे फार्मूला वगैरह है। तो भास्कराचार्य का क्या है आपका, लीलावती। तो लीलावती किसका है, भास्कराचार्य के ये ग्रंथ। तो ये क्या है, कुछ उस समय के बहुत ही फेमस बुक है जो आज भी इनकी बातें हम करते हैं। और एक बुक और लिख लीजिएगा जिसको आप कहते हैं कामसूत्र। तो कामसूत्र में क्या है, कला के बारे में बताया गया है। वात्सायन, जो वात्सायन है उन्होंने क्या है, कामसूत्र वाला बुक का लिखा था। इसमें अलग अलग प्रकार के जो कलाएं हैं उनके बारे में ये बात की गई है। तालिका, इतने बुक आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बुक है, याद नहीं कर पाएंगे। अब आता है मंदिर निर्माण। आप लोग अगर प्राचीन मंदिर में गए होंगे, आजकल के नए मंदिर की बात कर, मंदिर निर्माण शैली, प्राचीन मंदिर में गए होंगे तो ये शैली आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, निर्माण के तीन शैली होते हैं। कितने शैली होते हैं,
3 शैली। भारत में प्राचीन में 3 शैली थे। कितना शैलियाँ थी? 3 शैलियाँ। एक है नागर शैली। पहला क्या है? नागर शैली। क्योंकि इसी काल में क्या है कि मंदिर निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहे थे। दूसरा है बेसर शैली और तीसरा है आपका द्राविड़ शैली। देखिए ये जो मंदिर शैली है, ये क्या है? कश्मीर से लेकर कश्मीर से विंध्य पर्वत तक था। विंध्य पर्वत यानी कुल मिला के उत्तर भारत के जितने भी पहले के मंदिर थे वो सब नागर शैली के बने हुए थे। अब इसकी विशेषता बताऊंगा। बेसर शैली था आपका विंध्य पर्वत से कृष्ण नदी तक और द्राविड़ है कृष्ण नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। यहाँ के जो मंदिर है उसको आप द्राविड़ शैली कहते हैं। देखिए नागर शैली का अलग विशेषता था और द्राविड़ शैली का अलग विशेषता था, लेकिन जो बेसर शैली है ना ये दोनों का मिक्स है। जो बेसर शैली है वो नागर शैली और द्राविड़ शैली का क्या है? मिक्स है। और नागर शैली अलग शुद्ध है और आपके जो द्राविड़ शैली है वो अलग शुद्ध है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी मंदिर होते थे ना इस समय के, वो मंदिरों में जलाशय होते थे जहाँ पे लोग नहाने के बाद मंदिर में जाते थे। और मंदिरों में जो मूर्ति या जो भी चीज बनाया जाता था उसको स्थापित करने से पहले बहुत सारे धातुओं और रत्नों को वहां पे गाड़ा जाता था। जैसे देखिए शिवलिंग में इतना शक्ति क्यों है या उसमें इतना आकर्षण क्यों है? आजकल की तरह नहीं होता या आजकल भी होता जो अच्छे मंदिर होते हैं, पहले के मंदिरों में क्या होता है उसके नीचे अब और दूसरी बात आप लोग जानते हैं कि अधिकतर जो विदेशी आक्रमणकारी आए ना, अधिकतर देखिए शिव मंदिर को ज्यादा लूटे हैं। चाहे वो बनारस का शिव मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर को देखिएगा या सोमनाथ मंदिरों को देखे होंगे या अधिकतर मंदिर। क्यों? क्योंकि जहाँ पे शिवलिंग स्थापित की जाती है उससे पहले विधि विधान के माध्यम से वहाँ उसके नीचे बहुत सारे रत्न, सोना, चांदी, हीरे रखे जाते थे। और इनमें क्या है पॉजिटिव एनर्जी होता है। और वो क्या होता है लोगों को क्या होता है बहुत सारी चीजों से क्या होता है शांति या जो पीस देता है, इसीलिए मंदिर में शिवलिंग की एकदम महत्व बढ़ गई था उसमें। ऐसे नहीं कि उसको कहीं भी पत्थर लगा दो और बन गया शिवलिंग, ऐसे नहीं था। उन मंदिरों में बहुत विधि विधान से क्या होता है काम होता था। इसलिए देखिए आज भी क्या है प्राचीन मंदिरों की आज भी महत्ता कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं? क्या होता है आज भी क्या होता है उनमें वो सारे पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद जो नंदी की मूर्ति बनाई जाती थी ना, तो नंदी की मूर्ति क्या होता है केवल पत्थर के नहीं होते थे, उसमें भी धातुओं और जिसको अष्ट धातु कहते हैं वो सारे चीज उसमें फिट किया जाता था। तभी उसमें क्या होता है पॉजिटिव एनर्जी बनते थे। केवल मिट्टी से बनाने से पॉजिटिव एनर्जी नहीं बनता है, उसमें बहुत सारी चीज मिलाना पड़ता है। जो बनाते हैं या जो विधि विधान